जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका परचम क्लासेस पर। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं। ये है हमारी सीरीज मंथली करंट अफेयर कंपाइलेशन की डेज एंड अपॉइंटमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली वनडे एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछा जाता है। सबसे बड़ा चैलेंज इसमें आता है याद करने का, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स हो जाते हैं। कोशिश करेंगे कि आज के सेशन में सारे के सारे फैक्ट्स आपको याद हो जाएं या मोस्ट ऑफ द फैक्ट्स आप रिटेन कर पाएं। चलिए तो शुरुआत करते हैं सेशन की। आगे बढ़ने से पहले मंथली करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन आपके पास अवेलेबल है वेबसाइट पर। इसके अलावा आपको सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा ऑल यूट्यूब करंट अफेयर पीडीएफ्स 2024 की इंक्लूडेड, जिसमें जनवरी टू दिसंबर 2024 की सारी पीडीएफ्स रहेंगी। बेशक वो डेली पीडीएफ्स हों, डेली करंट अफेयर की पीडीएफ्स, वीकली, मंथली, 6 मंथ और ईयरली पीडीएफ जो है यहां पर आपको मिलेंगी। वैलिडिटी है 1 साल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हर महीने आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे। जो करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं इसी के बेसिस पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। 200+ क्वेश्चंस, 12 ई बुक्स जो है आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर मंथली करंट अफेयर पीडीएफ कंसोलिडेटेड पीडीएफ इंग्लिश ये भी आपको मिलेगी, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। करंट अफेयर रफ्तार एनुअल सब्सक्रिप्शन, करंट अफेयर हेडलाइंस, 4 ई बुक्स हैं जिसमें मेन हेडलाइंस कवर की जाएंगी। तो ये टॉपिक्स है जैसा कि हम डिस्कस करते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स, अपॉइंटमेंट, इंपॉर्टेंट डेज, ऑब्ituary, स्टेट न्यूज, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, ये सारी इस तरीके की आपकी हेडिंग्स रहेंगी जिसमें मेन हेडलाइंस हैं। इसके अलावा पीडीएफ बैंक, पीडीएफ ऑफ ऑल द यूट्यूब वीडियोस यहां पर ऐड की गई हैं। 2000+ पीडीएफ हैं जो यूट्यूब पर आपके फ्री सेशंस होते हैं, उनकी पीडीएफ को ऐड किया गया है। वैलिडिटी है 1 साल के लिए। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट है सब्सक्रिप्शन को लेकर, क्लासेस को लेकर, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या इस ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं सेशन की। तो सबसे पहले आपका आता है उड़ीसा फाउंडेशन डे। देखिए, उड़ीसा फाउंडेशन डे की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 1 अप्रैल को मनाया जाता है। हमारे नेशनल एंथम में जन गण मन, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंगा। उत्कल इज, हाँ जी, दैट इज उड़ीसा। उड़ीसा के कोस्ट को ही उत्कल कहा जाता है। 1936 में उड़ीसा जो है एक सेपरेट एग्जिस्टेंस में आता है। इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट स्टेट। देखिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये एक राज्य था। उसके बाद हम 1905 में बंगाल पार्टीशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। तो वहीं से आपका आया है उत्कल दिवस। और विश्व मिलन, विश्व मिलन भी आपका न्यू ईयर बेसिकली इक्विनॉक्स से रिलेटेड है, जब दिन और रात बराबर होता है। 21 या 22 मार्च, ठीक है, जब सन रेज जो है इक्वेटर पर सीधी पड़ती हैं, ठीक है, तो उसी को रिकॉग्नाइज करते हुए, उसी को याद करते हुए ये आपका मनाया जाता है विश्व दिवस। नेक्स्ट आता है 1 to 7 अप्रैल, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक। देखिए, ब्लाइंडनेस, जब हम किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं तो हम चाहते हैं कि हम जो समाज के कमजोर वर्ग हैं, ठीक है, उनको साथ लेकर चले। तो यहां पर याद करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। इट हैज नो रिलेशन बट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ स्टोरी, ताकि आपके दिमाग में वो चीजें बैठ जाएं। द ऑब्जर्वेंस ऑफ द वीक वॉज स्टार्टेड इन 1960 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि जागरूकता लाई जा सके दिव्यांगजनों के प्रति, जो नेत्रहीन है उनके प्रति जो है एक जागरूकता लोगों में लाई जा सके। तो ये है प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक। नेक्स्ट आता है 30 मार्च टू 5 अप्रैल तक नेशनल मैरीटाइम वीक। इसमें जो है सस्टेनेबल शिपिंग इस बार थीम रखा गया है, और यह मनाया जाता है क्योंकि एसएस लॉयल्टी जो है ये वेसल था जो पहली बार, जो इंडिजीनियस वेसल था, इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी, भारत में बना हुआ वेसल था, जो पहला वेसल फ्रॉम मुंबई टू लंदन गया था 1919 में। तो ये शुरुआत हुई थी उस समय पर। इसी दिन को याद करते हुए नेशनल मैरीटाइम वीक जो है बनाया जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। देखिए, ऑटिज्म जनरली जो है बच्चों में शुरुआती समय पर देखा जाता है जब उनके कॉग्निटिव एबिलिटीज
या कह लीजिए समझने की, रिस्पॉन्ड करने की बिहेवियरल जो कैपेबिलिटीज हैं वो धीरे डेवलप होती हैं। ठीक है, अगेन दिव्यांगजन या कह लीजिए जो हमारे कमजोर वर्ग हैं उनको साथ लेकर चलना, जो हमने स्टोरी हम क्रिएट कर रहे हैं। मूविंग फ्रॉम सर्वाइविंग टू थ्राइविंग, सो सर्वाइव ना करें, वो थ्राइव करें। ठीक है, ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स शेयर रीजनल पर्सपेक्टिव्स। नेक्स्ट आता है आपका 3 अप्रैल को आर्मी मेडिकल कोर, दैट इज सेलिब्रेट 260th रेजिंग डे। सो इसका जो मोटो है वो है सर्वे संतो निर्मय। सर्वे संतो निर्मय का मतलब ये है कि लेट ऑल बी फ्री फ्रॉम द डिजीजेस, सब जो है बीमारियों से बचे रहें। ठीक है जी, द आर्मी मेडिकल कोर एक स्पेशलिस्ट कोर है। अब नेक्स्ट, जब आपकी हेल्थ अच्छी हो गई, ठीक है, तो अब आपने किस पे फोकस किया? माइन में जो काम कर रहे हैं, ठीक है, माइनिंग में काम कर रहे हैं या खदान में काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन। सो प्रोटेक्टिंग लाइव्स एंड बिल्डिंग पीस। ठीक है, लाइव्स को प्रोटेक्ट करना और पीस इंश्योर करना। ठीक है जी, तो हेल्थ से रिलेटेड है क्योंकि माइन वर्कर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है, बहुत सारी ऑक्यूपेशनल डिजीज होती हैं लाइक सिलिकोसिस, उनकी वर्किंग कंडीशंस बहुत टफ होती हैं, तो उनको लेकर जो है ये मनाया जाता है। तो ब्लाइंडनेस का हो गया, ऑटिज्म हो गया और जो है माइंड वर्कर्स हो गए। नेक्स्ट आपका आता है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट। जब आप हेल्दी होंगे तो क्या होगा? तो आप खेल कूद में जाएंगे। ठीक है, खेलना कूदना पसंद करेंगे। स्पोर्ट्स फॉर द प्रमोशन ऑफ पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। देखिए, स्पोर्ट्स में कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, इसमें सब लोग साथ में मिलकर आकर खेलते हैं, देखते हैं, इंजॉय करते हैं, एंटरटेन होते हैं। तो स्पोर्ट्स जो है इंक्लूसिव सोसाइटीज को इंश्योर करता है, इंक्लूसिव सोसाइटीज को बनाता है, समावेशी समाज को बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जब आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, ठीक है जी, 6 अप्रैल को जो है वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट। जब आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो आप हेल्दी भी होंगे, ठीक है, फिट रहेंगे। सो वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे। सो वर्ल्ड हेल्थ डे, माई हेल्थ माई राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माई हेल्थ माई राइट। देखिए, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? राइट टू डिग्निफाइड लाइफ। डिग्निफाइड लाइफ में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि राइट टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, राइट टू क्लीन एयर, ये आपका इंप्लाइड फंडामेंटल राइट है। तो साफ हवा, पानी, ठीक है, ये सारी चीजें क्या हैं? ये आपका राइट है। अच्छी हेल्थ जो है वो आपका एक राइट है। तो यहां से माई हेल्थ माई राइट। ओके, नेक्स्ट आता है 9 अप्रैल, सीआरपीएफ का 59th ब्रेवरी डे। देखिए, जब आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, हेल्दी हैं, तब आप उसके बाद क्या करेंगे? अपने शौर्य का प्रदर्शन, ठीक है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन। तो यहां पर जो है 1965 के युद्ध में जब पाकिस्तान ने हमला किया तो सरदार पोस्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहां से आते हैं? गुजरात से। तो गुजरात में कच्छ रीजन में सरदार पोस्ट को होल्ड करके रखा सीआरपीएफ ने और पाकिस्तान सेना के दांत खट्टे किए, बहुत बुरी तरह उनको हराया। पर इसमें कुछ हमारे जवान शहीद हुए, तो उनकी याद में, उनके सुप्रीम सेक्रीफाइस को याद करते हुए ये ब्रेवरी डे बनाया जाता है सीआरपीएफ के द्वारा। एज ए ट्रिब्यूट टू द ब्रेव मैन ऑफ सीआरपीएफ, वेलर डे इज सेलिब्रेटेड। चलिए, नेक्स्ट आता है 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे। ठीक है, वर्ल्ड होम्योपैथी, होम्योपैथी आयुष मंत्रालय, आयुष में आयुर्वेद, योगा, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ठीक है, तो होम्योपैथी एच जो आता है आपका वो होम्योपैथी से आता है। ये जर्मन मेडिसिन है या जर्मन फॉर्म ऑफ मेडिसिन। और डॉक्टर हैनेमन, ठीक है, हैनेमन जो है इसके फाउंडर थे। और इस बार का थीम क्या है? होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली। अच्छा, अब परिवार की जब बात हो रही है, होम्यो परिवार, परिवार की बात हो रही है, तो परिवार में सबसे, कह लीजिए, सबसे मजबूत स्तंभ कौन होता है? मां, ठीक है, जो सबका ख्याल रखती है। सो नेशनल सेफ मदरहुड डे, ठीक है, नेशनल सेफ मदरहुड डे। तो ये बनाया जाता है कस्तूरबा गांधी जी के जन्म दिवस को याद करते हुए, जो कि धर्मपत्नी थी महात्मा गांधी की। एक और महात्मा थे, ठीक है, एक और महात्मा थे, महात्मा ज्योतिराव फूले। ठीक है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को मनाया जाता है 11 अप्रैल को। तो महात्मा गांधी से हमने महात्मा फूले की भी याद कर लिया। अब मेरे को कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप ये बताएंगे, महात्मा फूले जो कि महाराष्ट्र के बहुत फेमस सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं, उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन
कौन सी है वो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। बहुत सारे एग्जाम में ये फैक्ट बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 11 अप्रैल, वर्ल्ड पार्किंसंस डे। ठीक है जी, पार्किंसंस जो एक बीमारी है विद एज ये आती है, और जिसमें धीरे धीरे भूलना, ठीक है, मोटर और नॉन मोटर स्किल, चलना, भूलना, ये सारी चीजें जो हैं धीरे धीरे होने लगती हैं। तो ये मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो है डॉक्टर जेम्स पार्किंसन का जन्मदिवस होता है या जन्मदिन होता है, और इन्होंने ही पहली बार जो है पार्किंसंस डिजीज को डिस्कवर किया था कि ये एक प्रॉपर डिजीज है। धीरे धीरे जो है इसके सिम्टम्स के बारे में सब बताया था इन्होंने। तो आप ये कह सकते हैं कि जो हमने अभी, ठीक है, मां की बात करी, फिर महात्मा की बात करी, तो धीरे धीरे उम्र हो रही है, तो एज के साथ साथ ये पर्टिकुलर जो है डिजीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। अगर किसी व्यक्ति को, ठीक है, परिवार से अच्छी मदद मिल रही है, मां बाप का जो कह लीजिए आशीर्वाद है, वो आसमान छू सकता है। ठीक है, वो आसमान छू सकता है। याद करने के लिए, सो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 2024 का थीम है इनकरेजिंग साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। ठीक है, लोगों में एक साइंस को लेकर क्यूरियोसिटी जगाई जाए। ठीक है, साइंस को बहुत इंपॉर्टेंट, सो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। नेक्स्ट आता है 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मैसेकर डे। देखिए, जलियांवाला बाग जो है एक ऐसा इवेंट माना जाता है 1919 में, सैफुद्दीन किचलू, सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल, जिनको अरेस्ट किया था, जिसकी कह लीजिए प्रोटेस्ट में, अरेस्ट के प्रोटेस्ट में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। ब्रिगेडियर जनरल डायर वहां पर पहुंचता है अपने ट्रूप्स के साथ, निहत्थे लोगों पर फायर किया जाता है। आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने जलियांवाला बाग देखा हो, नहीं देखा है तो जब भी जिंदगी में मौका मिलेगा जरूर देख के आइएगा। एक बहुत तंग गली है, ठीक है, उस तंग गली के बाद जो है पूरा का पूरा जो है जलियांवाला बाग है, बहुत बड़ी बड़ी दीवारें हैं। आज भी आपको वो गोलियों के निशान मिलते हैं। किसी भी तरीके से लोगों के पास कहीं पर भी छुपने की या कोई कवर लेने की जगह नहीं थी उस समय पर। इस ऑफिशियल एस्टीमेट और एक्चुअल एस्टीमेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। 1000 से ज्यादा लोग जो है वहां पर मारे गए, जिसमें बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब थे। और ये वो इंसिडेंट है जिसके बाद कहा जाता है कि फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो एक अलग जो है दौर में पहुंच गया, और इससे कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश सरकार का पतन शुरू हो गया। ठीक है जी, तो ये है आपका जलियांवाला बाग मैसेकर डे। नेक्स्ट आता है 14 अप्रैल, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो कि चेयरपर्सन रहे हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। दिस डे इज ऑल्सो नोन एज इक्वेलिटी डे, समानता दिवस के रूप में जो है इसको मनाया जाता है। अब अगला जो है वर्ल्ड क्वांटम डे। देखिए, क्वांटम फिजिक्स क्या है? क्वांटम फिजिक्स जो है, क्वांटम मैकेनिक्स जो है, वो साइंस ऑफ एटम्स एंड पार्टिकल्स की बात कर रहा है कि किस तरीके से एटम्स और पार्टिकल्स बिहेव करते हैं, और साथ में मिलकर आकर जो है बिल्डिंग ब्लॉक हैं वर्ल्ड के, अलग अलग जो है मॉलिक्यूल्स, अलग अलग कंपाउंड्स जो है बनाते हैं। अब इन दोनों को भी हम लिंक कर सकते हैं कैसे, कि समाज के अलग अलग वर्ग जब साथ में आएंगे तभी एक अच्छे समाज का निर्माण होगा, एक अच्छे देश का निर्माण होगा। ठीक है, तो वैसे ही जैसे यहां पर एटम्स मिलकर एक नई चीज बना रहे हैं, वैसे ही समाज के हर वर्ग जो है साथ में मिलकर एक अच्छे देश का निर्माण कर सकता है। चलिए, नेक्स्ट आता है, जब देश का निर्माण होगा, जब लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, तो क्या होगा, लोगों का फोकस जो है, जनरली सोसाइटीज में देखा जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड कि जब आपका जो है बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो जाती हैं तो लोग आर्टिस्टिक वर्क में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो आर्ट डे आ गया। ठीक है, लोग खुश हैं, सब साथ में हैं, तो वर्ल्ड आर्ट डे आ गया। अ गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन कल्टिवेटिंग कम्युनिटी थ्रू आर्ट। कम्युनिटी को कल्टिवेट करना आर्ट के थ्रू, कि आर्ट के थ्रू, आर्ट भी एक ऐसी चीज है जिसमें सब लोग साथ में आते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक मूवी बन रही है तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि ये कौन किस धर्म से है, जाति से है। ठीक है, सब लोग साथ में आकर जो है काम करते हैं और एक अच्छा प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं। ठीक है, सिमिलरली आपका जब यहां पर गार्डन की बात हो रही है, आर्ट की बात हो रही है, तो आर्ट के लिए, गार्डन के लिए आप कहां जा रहे हैं? पहाड़ों में जा रहे हैं। पहाड़ों में बहुत अच्छे अच्छे गार्डन्स आपको देखने को मिलते हैं। तो कहां चले गए हम अब? हिमाचल डे। ठीक है, तो हिमाचल पहुंच गए हैं। ठीक है, तो ये जो है 1948 में जो है इसी दिन
30 जो प्रिंसली स्टेट्स थी, 30 प्रिंसली स्टेट्स हैं, वो मिलकर आकर हिमाचल जो है बनाती हैं। हिमाचल शुरुआत में यूनियन टेरिटरी था, बाद में चलकर वो प्रॉपर स्टेट बनता है 1970s में जाकर। रिसेंटली हिमाचल प्रदेश ने अपने स्टेटहुड के 50 साल पूरे किए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका हिमाचल डे। तो आई होप ये चीजें रिलेट हो रही हैं। समानता दिवस, ठीक है, फिर उससे हमने क्वांटम की बात करी, अलग अलग एटम साथ में आ रहे हैं या जो है मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। फिर आर्ट की बात करी, ठीक है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की बात करी। फिर कहां पहुंच गए, आर्ट के लिए हिमाचल पहुंच गए, जहां बहुत अच्छी सीनिक ब्यूटी है, बहुत अच्छे गार्डन्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। देखिए हीमोफीलिया होता है क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर। तो ये है आपका इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल, रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। तो यहां पर हीमोफीलिया जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये है। अब आपको मेरे को अगला जो आंसर करना है कमेंट सेक्शन बॉक्स में, जो ब्लड क्लॉटिंग होता है उसमें कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है ये आप लिखेंगे। सो नेक्स्ट हम चलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इसको याद कर लेते हैं पहले, हीमोफीलिया, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, जब आपके कोई कट लगता है तो धीरे धीरे वो देखा होगा कि आपने वहां पर क्लॉट बन जाता है। ठीक है, अपने आप जो है ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है बॉडी का। तो आपने फूल, गार्डन में से फूल निकाला, हिमाचल प्रदेश पहुंचे थे, वहां गार्डन था, फूल तोड़ा तो फूल के नीचे कांटे थे, वो कांटे से आपका क्या हो गया, कट लग गया। ठीक है, कट लग गया, खून निकला, बट वो ऑटोमेटिकली क्लॉट हो गया। ठीक है, तो हीमोफीलिया डे। चलिए नेक्स्ट आता है वर्ल्ड हेरिटेज। अब आपने जो पेंटिंग बनाई वहां पर, ठीक है, बहुत खूबसूरत, हिमाचल में वादियों में गार्डन है, तो वहां पेंटिंग वेंटिंग बनाई आपने, तो वो क्या है, वो पेंटिंग, वो सारी चीजें हमारी विरासत हैं, वो हमारा हेरिटेज है, वो हमारी संस्कृति है, इस तरीके से समझ सकते हैं, कल्चर है हमारा वो। सो थीम डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी, तो हम अपने डाइवर्सिटी को डिस्कवर करें, एक्सपीरियंस करें। नेक्स्ट आता है नेशनल सिविल सर्विस डे, 21 अप्रैल। अब जो कहां पहुंचे हुए हैं हम, हिमाचल, हिमाचल की कैपिटल शिमला, शिमला समर कैपिटल होता था अंग्रेजों का। तो उस समय पर क्या हुआ, जब देश आजाद होने से पहले 47 में 21 अप्रैल को जो नए सिविल सर्वेंट्स भर्ती होकर आए या नए सिविल सर्वेंट्स चुने गए, उनको एड्रेस किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कि अब जो है आप आजाद भारत के सिविल सर्वेंट्स होने जा रहे हैं, आप स्टील फ्रेम बनने जा रहे हैं, अब आप पुलिस स्टेट का पार्ट नहीं है, अब आप एक वेलफेयर स्टेट का पार्ट हैं। तो शिमला में जो मतलब छुट्टियां मनाने गए हुए थे सिविल सर्वेंट्स, वहां पर इनको एड्रेस किया, तो सिविल सर्विसेज डे कहानी बन रही है। चलो नेक्स्ट आता है वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। अब क्योंकि जो यहां पर हम बात कर रहे हैं पेंटिंग की, क्रिएटिविटी की, तो ये वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे आ गया। ठीक है, इनोवेशन मतलब नवाचार। सो फर्स्ट वर्ल्ड क्रिएटिविटी इनोवेशन डे सेलिब्रेट किया गया था 21 अप्रैल 2018। आई होप पूरी की पूरी कहानी बन रही है। मदरहुड डे था, मदरहुड डे से महात्मा फूले हमने देखा। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी हैव टू मेक द स्टोरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं महावीर जयंती। 21 अप्रैल को महावीर जयंती, इनको महावीर जन्म कल्याणक जो है भी कहा जाता है। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, त्रयोदशी, त्रयो का मतलब क्या होता है, 13th डे। सो 13th डे ऑफ चैत्र मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर के दिन ये जो है महावीर जयंती बनाई जाती है। कौन से तीर्थंकर थे महावीर, कमेंट सेक्शन बॉक्स में अगले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत रेगुलरली, सिंसियरली जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आंसर जो है करते हैं। देखिए प्रिपरेशन ना एक मैराथन की तरह है। जब आप ये छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करेंगे, जब आप इसको लिखेंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में, तो चीजें आप जो है ज्यादा बेहतर तरीके से रिलेट करेंगे, याद रहेंगी। ठीक है, तो डोंट स्किप। ये मत सोचना कि ठीक है ये छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको करके क्या मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इट इज काइंड ऑफ अ होमवर्क फॉर यू। अगर नहीं पता गूगल करो, सर्च करो, फिर लिखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका आता है इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। ठीक है, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, तो हमने 11 तारीख को क्या मनाया था, ठीक है, मदरहुड डे। ठीक है, तो अब हमने मदर की बात करी, कस्तूरबा गांधी जी की बात करी, अब हमने धरती मां की बात कर रहे हैं। 11+11, ठीक है, या 11x2, दैट इज 22 तारीख। सो मदर अर्थ डे, प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। अब इस धरती मां को हम प्रदूषित कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ टन्स
प्लास्टिक जो है जनरेट करके, सिंगल यूज प्लास्टिक जनरेट करके, और जो कि सीधा सीधा हमारे इन्वायरमेंट, इकोलॉजी को, इकोसिस्टम को प्रभावित कर रहा है। नेक्स्ट आता है आपका वर्ल्ड बुक ऑफ कॉपीराइट डे। देखो, अब ये भी इससे जुड़ा हुआ है, जो हमने यहां पर हमने बात करी क्रिएटिविटी की। तो क्रिएटिविटी से क्या हो रहा है, आप नई एक बुक लिख रहे हैं, ठीक है, अपने विचारों को, जहां पर आप शिमला में वादियों में बैठे हैं, गार्डन अच्छा है, तो एक अच्छी कविताएं जो हैं या अच्छी बुक जो है वहां पर लिख रहे हैं। सो यूनेस्को नेम्स स्ट्रेसबर्ग फ्रांस एज अ वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2024। तो यहां पर बुक से इसको रिलेट करते हैं। देखिए, जनरली बहुत सारे बच्चों को आदत होती है कि लेट कर पढ़ने की, ठीक है, या लेट के या इधर उधर। तो पेरेंट्स जो है जनरली टोक देते हैं कि बेटा, ठीक है, टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ो, अपना स्ट्रेट पोस्चर रखो, अच्छे से पढ़ो, ताकि चीजें जो हैं सही से समझ आए और एक लंबे समय तक आप जो है पढ़ाई कर सको। तो स्ट्रेट से स्ट्रेसबर्ग या स्ट्रेसबर्ग, ठीक है, तो ये आपका याद रहेगा। टेबल चेयर पे बैठ के स्ट्रेट बैठना है, तो ये बुक पढ़नी है। तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, क्लियर। अब इस टेबल पे जैसे ही पेरेंट्स बाहर गए, तो उस टेबल पे क्या करना शुरू कर दिया, टेबल टेनिस खेलना शुरू कर दिया। ठीक है, कि अब थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। सो वर्ल्ड टेबल टेनिस डे, थीम क्या है, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। आपस में कोई लेना देना नहीं है इन डेज का, बट ये हम स्टोरी बना रहे हैं ताकि आपको कहीं ना कहीं पेपर में रिलेट कर जाए। ठीक है, देखो, जो ये फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, इनके बाद इसमें सबसे खास बात क्या होती है कि जब पेपर में हम 4 ऑप्शंस देखते हैं, स्ट्राइक कर जाए, ठीक है, आपको लग जाए कि हाँ ऐसा कुछ पढ़ा था, ठीक है, सो दैट वेज आप जो है आंसर टिक कर देंगे। नेक्स्ट आता है आपका नेशनल पंचायती राज डे, क्योंकि इसी दिन जो है 24 अप्रैल 1993 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि पास हो गया था 1992 में, वो 24 अप्रैल 1993 को इंप्लीमेंट हो गया था, जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और उसके बाद 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है आपका म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो अभी हमने बात करी सिविल सर्विसेज डे की। तो ट्रू डेमोक्रेसी कब आती है, जब पावर जो है लोकल गवर्नमेंट के पास, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के पास जाएगा। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी भी अच्छा है, वो भी अपना काम करता है, बट ट्रू मायने में आपको पावर देनी होगी रिप्रेजेंटेटिव्स को, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को। तो पंचायती राज को हमें स्ट्रॉन्ग करना है, तो पंचायती राज दिवस आ गया। ठीक है, सिविल सर्विसेज के 3 दिन बाद। ओके, फिर अब जैसे ही पंचायत बैठी, पंचायत ने पहला काम क्या किया, पंचायत ने कहा कि जी सबसे इंपॉर्टेंट जो है गांव की हेल्थ है जी, सबसे पहले। ठीक है, बच्चे जो हैं, बहुत सारे बच्चों का देहांत हो जा रहा है जन्म के 1 साल के अंदर अंदर, कुछ बच्चों का 5 साल के अंदर अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वैक्सीनेशन करवाना, ठीक है, उनकी इम्यूनाइजेशन करवाना। सो थीम क्या रखा, ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। जितना हो सकता है उतने ज्यादा बच्चों की इम्यूनाइजेशन कराई जाए, वैक्सीनेशन कराई जाए। भारत में नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है 16 मार्च को। ठीक है जी, चलिए, अब वैक्सीनेशन किस चीज की सबसे पहले कराई जाए, मलेरिया से, मलेरिया की, क्योंकि मलेरिया से जो है प्रभावित सबसे ज्यादा कह लीजिए पॉपुलेशन है। तो सबसे पहले फोकस किस पे किया गया, वर्ल्ड मलेरिया डे। तो आई होप सिविल सर्विसेज डे, फिर पंचायती राज दिवस, फिर उससे इम्यूनाइजेशन वीक, फिर आपका वर्ल्ड मलेरिया डे, तो ये चीजें रिलेट हो रही हैं। ठीक है, सो एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 25 अप्रैल को वर्ल्ड पेंगुइन डे। इसके लिए थोड़ी सी स्टोरी पहले समझ लीजिए। आपने ऑस्ट्रेलिया में जनवरी या फरवरी में जब क्रिकेट मैच होता है, तब आपने देखा होगा कि बहुत भयंकर पसीना आ रहा है प्लेयर्स को, 40-45 डिग्री का टेम्परेचर है। हम खासकर जो नॉर्थ इंडिया में रहने वाले लोग हैं, वो जैकेट वैकेट पहन के पूरा मतलब रजाई में घुसे होते हैं कि यार बस बहुत ठंड है बाहर। और एक तरफ ऑस्ट्रेलिया में मैच चल रहा है, तो भयंकर टेम्परेचर है, भयंकर गर्मी हो रही है। ठीक है, या फिर आपने कभी ग्रैंड स्लैम देखा हो, ऑस्ट्रेलियन ओपन देखा हो, वो भी जनवरी फेब के समय में होता है। तो ये क्यों हो रहा है, हमारे यहाँ इतनी ठंड, वहां इतनी गर्मी, ये कैसे। या फिर आप ऑस्ट्रेलिया के अगर किसी व्यक्ति को जानते हैं, तो जून के महीने में उनसे पूछेगा, आप कहेंगे कि जी त्राहम त्राही हो रखी है यहाँ, तो टेम्परेचर मतलब भयंकर गर्मी हो रही है, वो कहेगा जी यहाँ तो बहुत ठंड हो रही है। तो बेसिकली यहां पर कहानी का मकसद यह है कि सदर्न हेमिस्फीयर में है, वो सदर्न हेमिस्फीयर में जून जुलाई के महीने में क्या होता है, ठंड होती है, क्योंकि जो
धरती टिल्टेड है, ज्योग्राफी का एक बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, मैं उसमें नहीं जा रहा। द आइडिया है कि सदर्न हेमिस्फीयर में ठंड है। अब अप्रैल के महीने में साउथ पोल पे ठंड होनी शुरू हो गई, ठीक है। तो अब क्या होता है कि वहां पर पेंगुइन्स हैं, पेंगुइन साउथ पोल से थोड़ा नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होने लग गए, ठीक है। तो ये जनरली देखा गया है कि 25 अप्रैल के समय पर जो पेंगुइन्स है वो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं, क्योंकि साउथ पोल के पास में बहुत ज्यादा ठंड होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आई होप ये फैक्ट आपको इस बेसिक कंसेप्ट से याद रहेगा, ठीक है। चलिए, सो हु स्टार्ट देयर एनुअल माइग्रेशन नॉर्थ टुवर्ड्स अंटार्कटिका, ठीक है। तो ठीक है, नॉर्थ की तरफ मूव करने लगे। नेक्स्ट आता है 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब देखो, पंचायती राज दिवस में फोकस किया पहले हेल्थ पे, इम्यूनाइजेशन पे, मलेरिया पे। बच्चे अब तंदुरुस्त हैं, सबकी वैक्सीनेशन हो चुकी है सब बच्चों की। अब बच्चे 4 या 5 साल की उम्र हो चुकी है, बच्चों को स्कूल में डाला गया, ठीक है। उनका बौद्धिक विकास किया जाए, स्कूल में डाला जाए, बौद्धिक विकास करें, ताकि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा क्रिएट कर सके, कल को इन्वेंशंस कर सके, नई नई डिस्कवरीज कर सकें, पेटेंट्स ले सकें। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। सो आईपी एंड एसडीजी, एसडीजी होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य, ठीक है। तो यहां पर बिल्डिंग आर कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, आपको अपना एक फ्यूचर क्रिएट करना है नवाचार से, क्रिएटिविटी से, ठीक है। जो शिमला में बैठ के आप क्रिएटिविटी कर रहे थे, तो यहां पर पंचायती राज ने पहले एजुकेशन सॉरी हेल्थ पे फोकस किया, फिर एजुकेशन पे फोकस किया, एजुकेशन से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हुआ। क्लियर रहेगा? चलो आगे चलते हैं। अब बच्चों की हेल्थ भी हो गई, बच्चों की एजुकेशन भी हो गई, और गांव के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? पशुधन, ठीक है जी, पशुधन बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहां पर आ गया वर्ल्ड वेटनरी डे, लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल, ठीक है। लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल को मनाया जाता है। सो थीम क्या है 24 का? सो वेटनेरियंस आर असेंशियल हेल्थ वर्कर्स, जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं, वेटनरी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, ये बहुत असेंशियल हेल्थ वर्कर्स हैं, ठीक है। हमारे बहुत बड़े जो है कह लीजिए पशुधन का ध्यान रखते हैं। अच्छा, पशुधन से एक बहुत बड़ी डिजीज फैली थी पिछले साल, अगर आपको याद हो, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेगा, जिसमें कि लगभग लगभग बहुत बड़ी पॉपुलेशन कैटल की वाइप आउट हो गई थी, ठीक है। एल से नाम है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में अगला क्वेश्चन आपका। चलिए, नेक्स्ट आपका 28 अप्रैल वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। अब गांव से बहुत सारे लोग शहर में काम करने जा रहे हैं, तो शहर में उनके लिए सेफ जगह हो, क्योंकि गांव वालों को हमेशा रहता है कि भाई पता नहीं शहर में कैसा माहौल है काम करने का। सो दे वांट कि क्या हो, वहां पर उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। सो क्लाइमेट चेंज एंड सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, तो उनकी सेफ्टी और हेल्थ का वहां पर ध्यान रखा जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है। चलो ठीक है जी, तो ये सारे के सारे आपके दिन हो गए, तो आप इसको अब 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको याद हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं अपॉइंटमेंट्स में। तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रोपिन किया है आयुष्मान खुराना को टू अर्ज यूथ टू वोट। देखो, आयुष्मान का मतलब क्या होता है? दीर्घायु। एक प्रोग्राम भी है आयुष्मान हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर, जिसमें परिवार को 5 साल का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, मैं मिक्स नहीं कर रहा हूं अच्छे से। तो दीर्घायु, देश की दीर्घायु कैसे होगी, ठीक है। देश लंबे समय तक कब चलेगा? जब डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी, जब आप और हम वोट करेंगे, ठीक है। तो मैं भी अपने बिहाफ पर भी, परचम क्लासेस के बिहाफ पर भी आप सबको अर्ज करता हूं, जो भी 5 फेज बचे हैं उनमें जाइए, वोट कीजिए, ठीक है। अपने मताधिकार का जो है इस्तेमाल कीजिए। चलिए, सो यहां पर इलेक्शन कमीशन ने रोप इन किया है आयुष्मान खुराना को, ठीक है, ताकि डेमोक्रेसी की दीर्घायु हो, लंबी आयु हो। चलिए, नेक्स्ट है प्रज्ञा मिश्रा अपॉइंटेड एज ओपन एआई फर्स्ट एम्प्लॉय ऑफ इंडिया। देखिए, प्रज्ञा का मतलब क्या होता है, ठीक है। प्रज्ञा का मतलब होता है विजडम, नॉलेज। ओपन एआई ने चैट जीपीटी दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल, जिसमें कि आप कोई भी चीज पूछते हैं वो आपको प्रॉपर आंसर बना के दे देता है, ठीक है, कि ये चीज है। तो वैसे ही नॉलेज और विजडम को उन्होंने हायर किया इंडिया से, ठीक है, प्रज्ञा मिश्रा, ठीक है। सो ओपन एआई जो कि ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने चैट जीपीटी बनाया है, ठीक है। वैसे ही गूगल का है, गूगल का कौन सा है? जेमिनी, ठीक है, गूगल का जेमिनी प्लेटफॉर्म है। चलिए आगे चलते हैं। ये ट्रिक है, याद रखनी है, ठीक है, रिलेट करना है, अदरवाइज बहुत सारे फैक्ट्स हैं, ठीक है। पेपर में जाते जाते ना
6 महीने के या 1 साल के करंट अफेयर जब आप कंपाइल करते हो तो फिर वो हो जाती है दही। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि साथ साथ में इसको याद करते जाओ, रिलेट करते जाओ, ठीक है। चलो, FSIB फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, ये हेड हंटिंग एजेंसी है फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड इंश्योरेंस फर्म्स। बेसिकली जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, हमारे सरकारी बैंक जिन्हें हम बोलते हैं, उनके हेड जो या कह लीजिए टॉप पोजीशंस को चुनने का जिम्मा इनके पास होता है, FSIB के पास। चलिए, उन्होंने चुना है गिरिजा सुब्रमण्यम, सिलेक्टेड एज द नेक्स्ट CMD ऑफ नेक्स्ट इंडिया इंश्योरेंस, ठीक है। तो मैं एश्योर करता हूं कि आप गिरोगे नहीं। अगर आप इन सेशंस को रेगुलरली देख रहे हो तो मैं एश्योर करता हूं कि आप गिरोगे नहीं, आप एग्जाम में बहुत अच्छा करके आओगे, ठीक। ट्रिक है। चलो, भूपेश सुशील राहुल, सिलेक्टेड एज द नेक्स्ट CMD ऑफ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। अब ये एक ही व्यक्ति का नाम है, ये 3 नाम नहीं है, पर चलो इससे हमारी ट्रिक बन रही है इंश्योरेंस। तो यहां पर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस क्या कह रहा है कि भाई साहब हमारे पास सबके लिए पॉलिसीज हैं, हमारे पास भूपेश सुशील राहुल सबके लिए पॉलिसीज हैं, सबका हम बीमा कर सकते हैं, ठीक है, सबको बीमा करवाना चाहिए, ठीक है। ये इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जॉयश्री दास वर्मा, बिकम्स द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो फिकी क्या है? सो फिकी है आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो यहां पर जॉयश्री दास वर्मा, इसमें लेडीज का जो विंग है, ठीक है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए वुमेन लेड एंड वुमेन सेंट्रिक बिजनेस चैम्बर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ये पहला ऐसा कह लीजिए ओल्डेस्ट वुमेन लेड सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है। इनकी हेड बनाई गई हैं कौन? जॉयश्री दास वर्मा। देखो, जयश्री होता है वैसे, जय श्री राम या जयश्री, तो बंगाली में हम जय को जॉय कहते हैं, जॉयश्री, ठीक है। तो जॉयश्री दास वर्मा, ठीक है। तो शी इज द वन जिनको की हेड बनाया गया है फिकीज लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का, FLO का। नेक्स्ट है संजय नायर, अपॉइंटेड एज द न्यू एसोचेम प्रेसिडेंट। तो एसोचेम एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, जो कि एक कह लीजिए व्यापारी वर्ग का एक ऑर्गेनाइजेशन है। जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपनी डिमांड को एसोचेम के थ्रू ही सरकार के पास रखता है। अब ट्रिक देख लेते हैं कैसे याद रखोगे। संजय, संजय महाभारत में एक बहुत फेमस कैरेक्टर था जो कि पूरा का पूरा जो वॉर में, ठीक है, जो युद्ध चल रहा है उसका पूरा विवरण देता है, ठीक है, लाइव टेलीकास्ट उस समय का। तो वैसे ही संजय नायर जो कह लीजिए कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका जो है उनके बीच में क्या करेगा, जो ट्रेड एंड कॉमर्स के इंटरेस्ट है उनको सरकार तक लेके जाएगा, उनको बताएगा कि व्यापारी वर्ग में क्या चल रहा है, उनकी क्या दिक्कतें हैं, वो सरकार तक लेके जाएंगे संजय नायर, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है आपका सुशील शर्मा। आई होप सबको मजा आ रहा है अभी तक, ठीक है। सेशन में आगे बढ़ते हैं। सुशील शर्मा अपॉइंटेड CMD ऑफ SJVN लिमिटेड, ठीक है, SJVN सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, ठीक है, जिसका मकसद है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। हिमाचल प्रदेश में ये जॉइंट वेंचर था, ठीक है जी। 1988 में नाथपा झाकड़ी पावर कॉर्पोरेशन जॉइंट वेंचर था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के बीच में, बाद में इसको SJVN कर दिया गया, ठीक है। तो सुशील अच्छे लोग चाहिए, सुशील लोग चाहिए जो कि इसको अच्छे तरीके से रन कर सके, ताकि हम जो है SJVN से बिजली अच्छे से प्रोड्यूस कर सके, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका आता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, फैमिली एक्सटेंड्स हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू डॉक्टर मनीष शाह, जिनको की यूनानिमसली इलेक्ट किया गया है चेयरपर्सन NCFDI, ठीक है, सॉरी NCDFI। सो इसका है नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ऐसे याद रखना कि देखो, डेयरी सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो अमूल आता है दिमाग में, जो सबसे बड़ा ब्रांड है इंडिया का। तो अमूल कहां से स्टार्ट हुआ? गुजरात से शुरू हुआ, आनंद से शुरू हुआ, और गुजरात में शाह, डॉक्टर मनीष शाह, ठीक है। तो इससे आपको याद रहेगा, ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट आता है विप्रो अपॉइंट श्रीनी पालिया एज अ CEO एंड MD। सो विप्रो ने अनाउंस किया है अपॉइंटमेंट ऑफ श्रीनी पालिया, न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड MD ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो ये एक प्राइवेट कंपनी है, उनके CEO और MD बने हैं। नेक्स्ट आपका कृष्णा एल्ला टेक्स ओवर एज द प्रेसिडेंसी ऑफ इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। देखिए, वैक्सीन से जब हम बात करते हैं तो हमें, क्योंकि ये कोविड काल के बाद की हम बात कर रहे हैं,
तो कोविड में जो है हम कोविड वैक्सीन को याद करते हैं, या कह लीजिए कोविड का जो समय है उसमें दो बहुत बड़ी वैक्सीन रही। एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड करी, एक भारत बायोटेक ने प्रोवाइड करी। अभी तक इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट थे आदार पूनावाला, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हेड हैं। ठीक है, अब कौन बने हैं इसके हेड? भारत बायोटेक के को फाउंडर जो है इसके हेड बने हैं। ठीक है, तो इससे याद रखना, पहले आदार पूनावाला थे, अब जो है बने हैं कृष्ण अल्लाह, जो कि किसके हैं? जैसे मैंने आपको बताया, भारत बायोटेक के को फाउंडर हैं, को फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ भारत बायोटेक। ठीक है, तो इनका 2 साल का टेन्योर रहेगा। चलिए, नेक्स्ट आपका इंडियाज नॉमिनी जगजीत पवाडिया री इलेक्टेड टू इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। देखिए, नारकोटिक्स या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, ड्रग्स की जब हम बात करते हैं तो उसको किस तरीके से कम किया जाए, ठीक है, किस तरीके से उसका सेवन कम किया जाए, या कह लीजिए किस तरीके से वाइप आउट किया जाए। तो जग को अगर जीतना है, ये सिर्फ भारत की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। तो अगर जग को जीतना है, ठीक है, ऐसे याद रखना, जब सीनियर आईआरएस ऑफिसर हैं, तो जो है ये तीसरी बार जो है उसमें नॉमिनेट होने जा रही हैं जगजीत पवाडिया, इलेक्टेड बाय यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड फॉर थर्ड टर्म 2025 से लेकर 2030 तक। ठीक है जी, सो जगजीत, जग को जीतना है, नारकोटिक्स को खत्म करना होगा, ऐसे समझ लो। ठीक है, संतोष कुमार झा टू बी द न्यू सीएमडी ऑफ कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नवी मुंबई में है, तो इसको भी याद करते हैं। सबसे पहले कोंकण रेलवेज को देखते हैं। ठीक है, कोंकण रेलवेज की कुछ फोटोज को देखिए। देखिए, कोंकण रेलवेज ना दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग मार्वल्स माना जाता है। अगर आप जब यहां पर हम ज्योग्राफी में वेस्टर्न घाट्स में के बारे में पढ़ते हैं, तो वेस्टर्न घाट्स में से किस तरीके से ये रेलवे लाइन बिछाई गई है, ये अपने आप में एक बेहतरीन एग्जाम्पल है इंजीनियरिंग मार्वल का। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इनका नाम आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेंगे। 2-4 हिंट और दे देता हूं। दिल्ली मेट्रो में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, इनको मेट्रो मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो कौन है जिनके बारे में मैं कह रहा हूं या पूछ रहा हूं, तो वो कमेंट सेक्शन बॉक्स में आपको लिखना है। तो ये बहुत बेहतरीन कहा जाता है कि आप कोंकण रेलवेज में कभी भी चले जाओ, एक विजिट आप अगर करोगे तो आपको इस तरीके की जगहें देखने को मिलेंगी, इतनी बेहतरीन सिनिक ब्यूटी देखने को मिलेगी, जो कि शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। तो बहुत संतोष का अनुभव होगा। ठीक है, बहुत संतोष का अनुभव होगा जब आप इस कोंकण रेलवेज के थ्रू जो है ट्रेवल करेंगे। तो संतोष कुमार झा जो है नई सीएमडी है। चलिए, शेफली शरण टेक्स चार्ज एज द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। सो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो कि सरकारी एक संस्था है और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। प्रेस कोई भी इंफॉर्मेशन है वो उसका ओरिजिनल सोर्स है एक तरीके से प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो यहां पर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जो है वो शेफली शरण जी की शरण में चला गया है। ठीक है, शेफली शरण जी की शरण में वो सुरक्षित है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कोटा रवि, नाउ द असम चीफ सेक्रेटरी। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में शिक्षा का स्तर जो है अभी भी बहुत पुअर है, उसको सरकार इंप्रूव करना चाहती है। खासकर बच्चों को तैयार करना चाहती है नीट और जेई के लिए। नीट और जेई के लिए सबसे फेमस माना जाता है कोटा, राजस्थान में। ठीक है, बहुत बड़ा कोचिंग हब है। ठीक है, कई सारी सीरीज इस पे बन गई हैं। ठीक है, तो कोटा रवि कहां पर? असम के। अब नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? असम है। तो उनके चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं कोटा रवि। याद रखने के लिए कहानी है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। 1993 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट अपॉइंट्स मनोज पांडा एज द 6th फाइनेंस कमीशन मेंबर। ठीक है, सॉरी 16th फाइनेंस कमीशन के मेंबर बनाए गए हैं। फाइनेंस कमीशन क्या होता है? देखिए, फाइनेंस कमीशन होता है जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है, मतलब जो भी सरकार रेवेन्यू कलेक्ट करती है, वो टैक्स रेवेन्यू हो, नॉन टैक्स रेवेन्यू हो, उसका डिवीजन जो है किस बेसिस पे किया जाएगा, यह फाइनेंस कमीशन तय करता है। फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, और इसमें 4 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, चेयरपर्सन हैं और 4 और मेंबर्स हैं, सॉरी, चेयरपर्सन के अलावा। 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन हैं अरविंद पनगड़िया। 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन थे श्री एनके सिंह।
और इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर अभी इलेक्शन का सीजन में एक मुद्दा काफी ज्यादा चर्चा में था। अगर आपने देखा होगा कि कुछ राज्यों ने कहा कि हमें पैसा नहीं दिया जाता, सरकार जो केंद्र सरकार है हमारे साथ भेदभाव करती है, इस तरीके के एलिगेशंस लगाए गए। तो अब यहां पर फाइनेंस कमीशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में वित्त मंत्री जी ने इवन पार्लियामेंट में कहा भी रिसेंटली। तो उन्होंने कहा कि देखिए फाइनेंस कमीशन पूरा प्रॉपर एक क्राइटेरिया तय करता है कि उसमें पॉपुलेशन का क्राइटेरिया रहता है और बहुत सारे परफॉर्मेंस क्राइटेरिया रहते हैं। उसके बेसिस पे एक राज्य को फंड्स ट्रांसफर किए जाते हैं। ऐसा कोई हम विम्स एंड फैंसीज पे अपनी मन मर्जी से जो है फंड्स किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ऐसा उनका कहना था। तो ये मैंने फाइनेंस कमीशन की भी आपको काफी जानकारी दे दी है। चलिए ठीक है, तो ये जो 16 फाइनेंस कमीशन है इनको अपनी रिकमेंडेशन देनी है 31 अक्टूबर 2025 तक, और इनकी रिकमेंडेशन लागू हो जाएंगी 16 फाइनेंस कमीशन की 1 अप्रैल 2026 से। ठीक है, 1 अप्रैल 2026 से। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर का टर्म जो है 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। और यहां पर जो है अगर आप देखेंगे एमडी पात्रा, एम राजेश्वर राव, जे स्वामीनाथन, टी रविशंकर, ये जो है इनका टेन्योर। यहां पर माइकल जो पात्रा हैं उनका भी टेन्योर 1 साल बढ़ाया गया था। अब जो है टी रविशंकर उनका भी टेन्योर बढ़ाया गया है। शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकर्स बैंक जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट आपका राजीव गौबा टू हेड सेंट्रल गवर्नमेंट कमिटी ऑन एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी। देखिए लास्ट ईयर एक जो है सुप्रीम कोर्ट में केस गया था स्पेशल मैरिज एक्ट को लेकर, जिसमें कहा गया था कि सेम सेक्स मैरिज जो है अलाउ किया जाए। दो ऑलरेडी जो है कंसेंटिंग इंडिविजुअल्स के बीच में, कंसेंटिंग अडल्ट्स के बीच में जो है जो सेक्शन 377 है वो डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, बट मैरिज को अलाउ नहीं किया गया। इसको लेकर जो है केस किया गया था। तो ये केस था आपका सुप्रियो चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कमेटी का गठन किया जाए। ये कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया राजीव गौबा जी को, और जो कि होम सेक्रेटरी हैं, और इनकी अध्यक्षता में यह देखा जाएगा एलजीबीटी कम्युनिटी के क्या राइट्स हैं, किस तरीके से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और क्या सरकार जो है कदम उठा सकती है कि इनके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो। अगर हम एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी की बात करें तो जो है ये जो कम्युनिटी है इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स, एसेक्सुअल और अदर आइडेंटिटीज, इसको एक ग्रुप में क्लब किया जाता है। और क्योंकि एक अपने आप में बहुत बड़ा टैबू टॉपिक है, बहुत ज्यादा इस पे बात नहीं होती है, तो ये जो है यहां पर इसको लेकर एक कमिटी बनाई गई है, और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इनके राइट्स को रिकॉग्नाइज किया है। चलिए आगे चलते हैं। जस्टिस अनिरुद्ध बोस रिटायर्स फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल। तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज अनिरुद्ध बोस, उनको बनाया गया है नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल का हेड डायरेक्टर। और ये जो नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल है ये स्पेशल है फॉर ट्रेनिंग ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर्स। 1990s में बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही, और इसके अलावा ये रिसर्च करता है अलग अलग मुद्दों पे, लीगल इश्यूज को लेकर, लीगल मैटर्स को लेकर। तो यहां पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका आता है नाइमा खातून, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, ये मेरी तरफ से ये न्यूज को मतलब कह लेना स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, ये आप मान के चलिए कि इस साल किसी ना किसी पेपर में जरूर पूछा जाएगा, मतलब फॉर श्योर है। अब किस में पूछा जाएगा आई डोंट नो, आई कांट से, बट ये पूछा जाएगा क्योंकि ये काफी ज्यादा चर्चा में था। ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम में ये आपको मिल जाएगा ये फैक्ट। देखिए नाइमा खातून, जो पहली बार ऐसा हुआ है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर है वो महिला है, महिला को बनाया गया है। तो इससे ऐसे याद रख लेना, नई शुरुआत हुई है। ठीक है, नई शुरुआत हुई है, नाइमा नई शुरुआत हुई है, नाइमा खातून। इससे पहले जो है ये प्रिंसिपल थी एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज वुमेन कॉलेज की। अब जो है इनको वाइस चांसलर बनाया गया है, अपॉइंटेड फॉर 5 ईयर्स, 5 साल का इनका टेन्योर जो है रहेगा। नेक्स्ट है निधि एस जैन, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, अपॉइंटेड है सीवीओ ऑफ कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है जी, चीफ विजिलेंस ऑफिसर बनाया गया है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। 3 साल का इनका अपॉइंटमेंट है, हेडक्वार्टर है मुंबई, और 1970 में ये इसका जो है फाउंड किया गया था इसको। नेक्स्ट है सीनियर आईपीएस ऑफिसर अनुराग कुमार, अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हेड हैं
श्री प्रवीण सूद सीनियर आईपीएस ऑफिसर, और जो है ये पहले, इससे पहले जो अनुराग कुमार थे ये आईजी थे, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बीपीआरएनडी। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है, और अब जो है सीबीआई में इनको जो है बनाया गया है जॉइंट डायरेक्टर। नेक्स्ट आता है जॉइंट फॉर्मर जज नजमी वाजिरी टू हेड द कमिटी ऑन प्रोटेक्टिंग द दिल्ली फॉरेस्ट। ये एक बड़ी खास न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि जो जस्टिस नजमी वाजिरी हैं, रिटायर्ड जज हैं, इनको ग्रीन जज कहा जाता है क्योंकि इनकी काफी जजमेंट्स रही हैं, दिल्ली के ग्रीन कवर को बढ़ाने में काफी इनका योगदान रहा है। ठीक है जी। तो अब जो है इनको इंटरनल डिपार्टमेंटल कमिटी जो है उसका हेड बनाया गया है, जिसका मकसद ये होगा, जिसका काम ये होगा कि दिल्ली के जो फॉरेस्ट है, दिल्ली एनसीआर के जो फॉरेस्ट हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, तो इनको ग्रीन जज भी कहा जाता है इनकी जजमेंट्स को लेकर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम स्टैटिक इंफॉर्मेशन की बात करें तो फॉरेस्ट कवर जो है भारत में 21.71% है अकॉर्डिंग टू 2021 सर्वे। उसके अलावा लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर जो है कहां पर है, मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो इसका जो है ट्रिक है माचो। ठीक है, बड़े आराम से नहीं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं। सो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, सीएच से छत्तीसगढ़, ओ से उड़ीसा। ठीक है, याद रहेगा। चलो, सो स्टेट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर विद रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट। अब परसेंटेज वाइज में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा है मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ठीक है, मणिपुर एंड नागालैंड। ठीक है, तो मॉम से भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, मैम, ठीक है, मैम। सो बट इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो लास्ट ईयर यूपीएससी के एक एग्जाम में पूछा गया था, यूनियन टेरिटरी, किस यूनियन टेरिटरी में परसेंटेज वाइज, पर देखो ओवरऑल तो जो है परसेंटेज वाइज आपको बताना है कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर किस यूनियन टेरिटरी में है, क्योंकि वो क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया था। मैक्सिमम बच्चों ने रट रखा था मिजोरम, टिक करके आगे, गलत हो गया। उसमें क्वेश्चन था कि किस स्टेट स्लैश यूनियन टेरिटरी में फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा है। हिंट दे देता हूं, वो यूनियन टेरिटरी बहुत ज्यादा चर्चा में थी, अभी भी बहुत ज्यादा चर्चा में है। कमेंट सेक्शन बॉक्स में आंसर लिखिएगा। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन हो गया आपका। सारे आंसर लिखने हैं जो मैं सारे सेशन में पूछ रहा हूं, नोट करते जाना। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पूछ चुका हूं। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका जस्टिस दिनेश कुमार टेक्स चार्ज एज सैट प्रिजाइडिंग ऑफिसर। सैट क्या है? सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल। ठीक है, सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल। तो यहां पर फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज अपॉइंटेड पीएस दिनेश कुमार, जो कि एक रिटायर्ड जज हैं, उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया गया है सैट का। अब ये सैट क्या करता है? देखिए, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, जो कि स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है। सिमिलरली इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इरडा, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है। पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि पेंशन फंड्स को रेगुलेट करता है, जैसे कि एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम, या न्यू पेंशन स्कीम कहा जाता है जैसे। ठीक है, तो उनको रेगुलेट करता है। उनकी जो कंप्लेंट्स हैं उनको सैट सुनता है। ठीक है, तो दैट इज द सिक्योरिटीज एपिलेट ट्रिब्यूनल। सो जो भी अपील्स होंगी अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ सेबी, मान लो सेबी ने कोई ऑर्डर पास किया, आप उसे सेटिस्फाइड नहीं है, तो सेबी के ऑर्डर के खिलाफ कहां जा सकते हैं आप? सिक्योरिटीज एपिलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आईपीएस ऑफिसर लव कुमार, उनको अपॉइंट किया गया है एज आईजी इन द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, एसपीजी का आईजी। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो कि प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी के लिए है। इसका गठन किया गया था आफ्टर असैसिनेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। इट वाज स्टार्टेड इन 1985 इन द वेक ऑफ किलिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी 1984, और एसपीजी एक्ट आया था 1988 में। अभी रिसेंटली जो है, अभी रिसेंट तक जो है एसपीजी प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिलीज को कवर करता था, बट अब उसमें चेंज कर दिया गया है। अब सिर्फ सर्विंग प्राइम मिनिस्टर्स को एसपीजी की सिक्योरिटी मिलती है। जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं और उनकी फैमिलीज है, उनको एनएसजी की सिक्योरिटी दी जाती है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है आपका वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, अब बन गए हैं एडमिरल
डीके त्रिपाठी या एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, क्योंकि अब ये नेवी चीफ बन गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सो ही हैज टेकन ओवर एज द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, क्योंकि एडमिरल आर हरि कुमार जो है वो सुपर एन्युएट हो गए हैं, या कह लीजिए उनका कार्यकाल कंप्लीट हो गया है। और इसके अलावा जो है अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल से इनको नवाजा गया है, एडमिरल डीके त्रिपाठी। ठीक है, नेक्स्ट आता है सीनियर आईपीएस ऑफिसर नलिन प्रभात को हेड बनाया गया है एनएसजी का। देखिए एनएसजी का अगर आपको याद हो, लास्ट मंथ में हमने पढ़ा था दलजीत सिंह चौधरी जो कि एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के हेड हैं, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया था एनएसजी का। अब जो है फुल फ्लेज्ड एनएसजी के चीफ नियुक्त किए गए हैं नलिन प्रभात। तो ऐसे याद रखना एनएसजी, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, जिनको ब्लैक कैट कमांडोज भी कहा जाता है। ठीक है, ब्लैक कैट कमांडोज भी कहा जाता है। तो रात के समय पर ब्लैक कैट कमांडोज गए, अटैक किया, और सुबह सुबह प्रभात के समय पर, सुप्रभात हम कहते हैं ना, सुप्रभात, प्रभात के समय पर जो है नलिन प्रभात जी को, जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, इनको जो है रिपोर्ट करा, मिशन सक्सेसफुल। ठीक है, तो मिशन सक्सेसफुल। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सपना तिवारी, जो कि स्पेशल डीजी बनाई गई हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो की। हर, या कह लीजिए बहुत लोगों का ये सपना होता है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में, रॉ में, या कह लीजिए इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया जाए। ठीक है, तो स्पेशल डीजी बनाई गई हैं आईबी, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। चलिए, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ब्लैक कैट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये 1984 में, 1984 में बना था, आफ्टर द ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद ये जो है इसका गठन किया गया था। तो एसपीजी और एनएसजी, दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन जो है लगभग सेम समय पर किया गया है, 1984-85। ठीक है, तो ये याद रखने वाला पॉइंट है। नेक्स्ट आपका आरबीआई ने अप्रूव किया है अजीत कुमार केके को एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ धनलक्ष्मी बैंक। भाई जिसपे धन की जो है धन लक्ष्मी की कृपा है, तो वो अजीत है। अजीत मतलब जिसको कॉन्कर नहीं किया जा सकता। ठीक है, अनबीटेबल है। ठीक है, तो जिसपे धन लक्ष्मी की कृपा है वो अनबीटेबल है, तो इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आरबीआई ने अपॉइंट किया है अजीत कुमार केके को मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ धनलक्ष्मी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। एक्सिस बैंक री अपॉइंट्स अमिताभ चौधरी एज एमडी एंड सीईओ फॉर 3 more years। 5 साल से ऑलरेडी जो है हेड हैं अमिताभ चौधरी। सो ए से अमिताभ, ए से एक्सिस, याद रखिएगा। और 3 साल और टेन्योर दिया गया है, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 1993 में ये बैंक बना था। 30-31 साल में एक्सिस बैंक ने अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ करी है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जब हम नाम लेते हैं कुछ बड़े बैंक्स का, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, और उसके बाद एक्सिस बैंक का नाम लिया जाता है। नेक्स्ट आता है दीपक पारेख, जो कि चेयरपर्सन थे एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के। उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है और उनकी जगह आ गए हैं केकी एम मिस्त्री एज द न्यू बोर्ड चेयरपर्सन। ठीक है, तो यहां पर इंश्योरेंस, सो की एंड का एक मूवी आई थी, अगर आपको याद हो, है ना, अर्जुन कपूर, करीना कपूर। ठीक है, तो की एंड का, सो की एंड का मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर काम करेंगे तो ही जिंदगी इंश्योर्ड रहेगी, लंबे समय तक चलेगी और अच्छी चलेगी। सो अगेन कहानी, सो की या की का। ठीक है, तो इससे याद रखिएगा। आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हैं, कोई ये जरूरी नहीं है। द आइडिया इज दैट योर ब्रेन should be wired in such a way that you should try to make the tricks। आपको इस तरीके से सोचना है कि कैसे ट्रिक्स बनेंगी, कैसे चीजें मेरे को याद रहेंगी, पेपर में मेरे को स्ट्राइक करनी चाहिए चीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका सिट्रियन इंडिया रोप्स इन एमएस धोनी एज ब्रांड एम्बेसडर। देखिए एमएस धोनी वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेयर्स, भारतीय टीम के कैप्टन, चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन। चेन्नई क्या है, एक सिटी है, सिटी सिट्रियन। ठीक है, एक फ्रेंच कंपनी है, तो चेन्नई सिटी सिट्रियन। ठीक है, तो वो फ्रेंच कंपनी भारत में अपनी जगह बनाना चाहती है, तो उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर के लिए किसको चुना है, एमएस धोनी को चुना है। ठीक है, तो ये सिटी, चेन्नई, धोनी, ये हो गया लिंकेज। आगे चलते हैं। स्पेस इंडिया अपॉइंटेड संजना सांघी एज अ ब्रांड एम्बेसडर। सो स्पेस टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड रिकॉग्नाइज्ड एज स्पेस इंडिया, ये इसका गठन हुआ था, इसका शुरुआत हुई थी 2001 में। पायनियरिंग इंस्टीट्यूशन है प्रमोटिंग एस्ट्रोनॉमी, स्पेस साइंस एंड
स्टेम एजुकेशन, अब ये स्टेम एजुकेशन क्या होता है जी? स्टेम एजुकेशन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये एक रजिस्टर्ड स्पेस ट्यूटर है इसरो का, ठीक है जी। तो यहां पर आपने याद रखना है स्पेस, SSS, स्पेस संजना सांघी, ठीक है, स्पेस संजना सांघी, ठीक है, SSS। चलिए नेक्स्ट है आपका मैरी कॉम, स्टेप्स डाउन एज पेरिस ओलंपिक्स शेफ डिमिशन। तो शेफ डिमिशन पेरिस ओलंपिक्स होने जा रहे हैं अभी जुलाई में, और इनसे इससे इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है। बेसिकली ये बेसिकली ओवरऑल ऑर्गेनाइजर थी, बट कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया। इसके अलावा शरद कमल, ये हमने फैक्ट पिछले सेशन में भी पढ़ा था, शरद कमल हु विल हेड इनटू हिज 6th ओलंपिक्स, उनको जो है मेल फ्लैग बियरर जो है चुना गया है, ठीक है, मेल फ्लैग बियरर। इसके अलावा नरसिंह यादव जो है इलेक्ट हुए हैं चेयरपर्सन ऑफ WFI's एथलीट पैनल, ठीक है। WFI इज रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो रेसलिंग के लिए क्या चाहिए? दमखम चाहिए। तो नरसिंह, नरसिंह चौथे अवतार माने जाते हैं भगवान विष्णु के, ठीक है। सो मैं जस्ट रिलेट कर रहा हूं, ठीक है। तो हिरण्यकश्यप का वध किया था, ठीक है। तो यहां पर जो है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एथलीट कमीशन नरसिंह यादव, ठीक है, नरसिंह यादव, ठीक है, चेयरपर्सन, क्योंकि दमखम चाहिए नरसिंह की तरह, तो यह नरसिंह यादव इनको बनाया गया है। इसके अलावा इनको अर्जुन अवार्ड ही मिला हुआ है। एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हरिंदर सिंह, अपॉइंट किया गया है नेशनल वुमेन्स हॉकी कोच। देखिए एक डच जो है कोच थी जेनी के शॉपमैन, बट उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है क्योंकि भारतीय जो महिला टीम है वो पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। अब जो है हरिंदर सिंह को चुना गया है। तो फीमेल हॉकी टीम, इससे आपको कोई मूवी याद आ रही है? चक दे इंडिया, शाहरुख खान, फीमेल हॉकी टीम का वो जो कोच बनता है, ठीक है। सो दैट वेरी फेमस मूवी। तो यहां पर हरिंदर सिंह जी को चुना गया है, तो थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हैं। और खुद जो है ये बहुत फेमस हॉकी के प्लेयर रहे हैं, जो है द्रोणाचार्य अवार्डी रहे हैं, बहुत फेमस कोच भी हैं। नेक्स्ट आपका बिल्किस मीर, ठीक है। बिल्किस मीर जम्मू कश्मीर से आती हैं, बहुत अगेन खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन है। इनको जो है ज्यूरी मेंबर जो है चुना गया है, ठीक है, ज्यूरी मेंबर चुना गया है पेरिस ओलंपिक्स के लिए, ठीक है। ज्यूरी मेंबर होता है मतलब लाइक सिलेक्शन पे जो है पूरा का पूरा पैनल बनता है कि जो खेल है वो सही तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो पहली भारतीय महिला बनी है एज अ ज्यूरी मेंबर एट दिस ईयर्स समर ओलंपिक्स। बिल्किस मीर पिछले साल भी जो चाइना में गेम्स हुई थी, हुआंगचू चाइना में एशियन गेम्स हुई थी, उसमें भी ज्यूरी मेंबर थी, ठीक है, ये याद रहना, बिल्किस मीर। तो ये है आज का आपका सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, डोंट मिस दोस क्वेश्चंस। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टेक केयर, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, देखते रहिए परचम क्लासेस, टेक केयर।